नमस्कार, मैं कमल शर्मा किशोर और हम हैं मेरठ के बाबा ओगड़नाथ शिव मंदिर में। ये वो मंदिर है जहां पर 2 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, तो आप इसकी महत्ता समझ सकते हैं। मशहूर इसलिए है कि 1857 की क्रांति का शुभारंभ इसी मंदिर से हुआ। आज हमारे मेरठ में आने का कारण ये है कि हमारे मेहमान वीर रस के कवि हैं श्री सौरभ जैन सुमन जी, जो अपनी वीर रस की कविताओं के लिए मशहूर हैं। तो आइए उनसे करते हैं दिल से विद कमल। श्री सौरभ जैन सुमन एक ऐसा नाम जिसने हिंदी कविता के मंच पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। आप अपनी देशभक्ति की कविताओं के माध्यम से जनमानस के मन में देशभक्ति की भावना जागृत करने में लगे हुए हैं। इस कार्य में आपकी हमराही है आपकी धर्मपत्नी श्रीमती अनामिका अंबर जैन। आप कवि सम्मेलन के माध्यम से हिंदी कविता के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आपने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो देवियों सज्जनों, आइए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान श्री सौरभ जैन सुमन से। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल की मेरी कहानी है, पल दो पल की मेरी हस्ती है, पल दो पल की मेरी जवानी है। ये पंक्ति थी मशहूर शायर साहिर लुधियानवी जी की। लेकिन आज हम हैं क्रांति भूमि मेरठ की धरा पर और हमारे साथ है श्री सौरभ जैन सुमन जी। सौरभ जी नमस्कार। बहुत बहुत आभार। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम दिल से विद कमल में। सौरभ जी, हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम आपसे दिल से सवाल करें और हम उम्मीद करते हैं कि आप दिल से ही उनका जवाब देंगे। जरूर, हम तो दिल वाले हैं तो दिल से देंगे। तो चलिए देवियों सज्जनों, शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट, कुछ अनकही। सबसे पहले हमें हमारे दर्शकों को अपने परिवार के बारे में बताइए और आपका जन्म कब, कहां और कैसे हुआ। मैं बताता हूँ। क्रांति धरा मेरठ से संदर्भित हूँ, तो आप ये मान करके चलें कि यहीं पर मेरा जन्म हुआ। मेरे माता पिता दोनों एक धार्मिक परिवार है हम लोगों का। अच्छा। और पिता व्यवसायी हैं, उनका छोटा सा व्यवसाय रहा और बस मैं और मेरी बहन, हम 2 बच्चे उनके। और शुरुआत के समय में किराए के मकानों में रहना, वो जो पूंजी के अभाव में वो सब कुछ हम लोगों ने देखा है। हाँ। जिसे ये कह सकते हैं कि मिट्टी से जुड़ाव। तो असल में मिट्टी से जुड़ाव, वही छतों पर सोना, वही तारे गिनना, बिना एसी वाले घरों में रहना, वो सब कुछ हम लोगों ने बहुत नज़दीकी से देखा। लेकिन सौरभ जी, आपका जन्म मतलब कौन से दिन, कब, किस सन में हुआ? क्योंकि 1981 में 15 मार्च के दिन मेरा जन्म रहा और मेरठ में। तो फिर आपका ये परिवार के बारे में बताया, फिर जो आपकी नॉर्मल बचपन है वो सब मेरठ की गलियों में ही? बिल्कुल बिल्कुल, यहीं मैं क्रांति धरा मेरठ का ही पानी पिए हुए हूँ। यहाँ की सुगंध ही मेरी कविताओं में आज तक भी है। तो बचपन में कैसे थे आप? बचपन में बहुत अच्छे बच्चे या नहीं, शरारती? शरारती, बहुत शरारती। इनफैक्ट मैंने जो स्कूलिंग की है वो इंग्लिश मीडियम का एक बड़ा स्कूल रहा, सेंट जॉन्स। अच्छा। तो मैंने वहाँ से आरंभिक शिक्षा मेरी वहाँ से हुई। कौन से क्लास तक? हाँ, टिल 8th मैं वहाँ तक रहा। लेकिन स्थितियाँ ये थी क्योंकि परिवार पूरी तरह से हिंदी से संदर्भित था, हमारे यहाँ इंग्लिश का कोई चलन नहीं था। तो बड़ा एक ट्रेजिक ये स्थिति थी कि मैं इंग्लिश, मेरे को पसंद नहीं थी शुरू से। अच्छा। तो ये स्थिति होती थी कि कोई भी अगर क्लास में पिट रहा है, मतलब अगर पूरी क्लास की केनिंग हो रही है तो आई वॉज वन ऑफ देम, मैं हमेशा उनमें से एक होता था। और अगर कोई अकेला भी पिट रहा है तो डेफिनेटली सौरभ ही होगा। मेरे को बहुत पिटाई होती थी मेरी। और आप ये कह सकते हैं कि लगभग 7th क्लास तक आते आते बस ये हो गया था कि अब मुझे और नहीं पढ़ना है इंग्लिश मीडियम। 7th के बाद मतलब आपने डिसाइड कर लिया था। पापा जी नहीं चाहते थे कि मैं इंग्लिश मीडियम छोड़ूं, लेकिन नाना जी ने पापा जी को समझाया, बोले अशोक कुमार जी, अगर बेटा नहीं चाहता कि इसको इंग्लिश में पढ़ाई कराई जाए, मीडियम चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरी राय ये है कि आप माने। तो उन्होंने इस चीज़ को मान करके मेरे को हिंदी मीडियम में भेजा। और मैं आज इस वीडियो से एक और बात जनता तक कहना चाहूँगा, ये तमाम लोगों में जाएगा कार्यक्रम,
कि कभी भी अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर मत डालिएगा, थोपे ना। अगर मैं उस समय ये निर्णय ना लेता या मेरे पिता उस समय ये निर्णय ना लेते कि इसको हिंदी मीडियम में डालना चाहिए, तो आज ये सौरभ सुमन इस स्थिति में नहीं होता कि वो आपके सामने इस तरीके से अतिथि के रूप में, अतिथि की भूमिका में बैठा होता। तो सौरभ जी, सेंट जॉन्स के बाद फिर अगली मंजिल कौन सी रही? CAB इंटर कॉलेज से मैंने 12th पास किया। अच्छा, CAB। हाँ, नो डाउट वहाँ पर मेरे को मतलब जैसे कहना चाहिए कि पंख मिले। कारण ये था कि एक तो कॉन्फिडेंस इंग्लिश मीडियम से आने का था, दूसरा वहाँ पर फिर स्टेज परफॉर्मेंसेज और मतलब मैंने बोला ना कि हर तरह से मैं परफेक्ट बना पूरे तो स्कूल का। स्ट्रीम क्या रखी आपने? मेरे पास कॉमर्स थी। कॉमर्स थी, मतलब थोड़ा कहीं ना कहीं, मतलब चाहे आपके ये तो नहीं पता परिवार को कि आप कवि बनेंगे, लेकिन आई थिंक दिमाग में व्यवसाय था कि हाँ बिजनेस में ही जाना है, तो कॉमर्स। मेरे पिता यही चाहते थे। वैसे भी जो वैश्य परिवार होते हैं, जो बनिए परिवार होते हैं, उनमें एक धारणा होती है कि बेटा बड़ा होकर के व्यापार को आगे बढ़ाए। बिल्कुल। तो इट वाज वेरी मच डिक्लेयर्ड पहले से। आई थिंक ये सबका रहता है, टीचर चाहता है कि टीचर ही बने बच्चा उनका, तो इसमें कोई। तो फिर आपने 12th कॉमर्स से की, CAB इंटर कॉलेज। हाँ जी। फिर उसके उपरांत फिर DN डिग्री कॉलेज से मैंने BCom किया, और BCom के साथ साथ मैंने कंप्यूटिंग के कोर्सेज भी किए। मेरा बड़ा रुझान था कंप्यूटर की तरफ। अच्छा, ये किस पीरियड की बात है? ये सन 2000 में मैंने पास आउट, 98 में मैंने 12th पास किया। 12th पास की, तो 2001 में आपकी ग्रेजुएशन। हाँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट। कुछ खेल कूद में रुचि थी आपकी उस टाइम पे? बस कूद में ही थी, स्कूल कूद के भाग जाते थे। और बहुत अब क्या था कि उस समय मोदी जी ने मेरठ में यूनिवर्सिटी नहीं खोली थी खेल कूद की, ये तो अब खुली है। बहुत अच्छे सौरभ जी। अच्छा, नॉर्मली जो उम्र होती है, और वैसे भी मेरठ के छात्र तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, आप वैसे भी प्रॉपर मेरठ के छात्र रहे हैं, शौक क्या क्या रहे हैं आपके स्कूलिंग से, स्कूल कॉलेज से? नेतृत्व करने का शौक बहुत था मेरे पास, मतलब इसे कला भी कह सकते हैं, इसे शौक भी कह सकते हैं। शुरू से परफॉर्मेंसेस, मतलब स्टेज पे कोई भी कार्यक्रम हो तो मुझे वहां पर होना चाहिए। कुछ ऐसे भाव शुरू से होते थे, कोई भी प्रारूप हो, कुछ भी। मतलब मैं 3rd क्लास में, मुझे याद है कि मेरे को पंडित बनाया गया था। अच्छा। और एक कोई नाटिका हुई थी स्कूल में, तो उसमें मैं पंडित बना था। तो यू कांट बिलीव, मैं जब तक सेंट जॉन्स में रहा तब तक मेरे को वहाँ का जो ग्रुप था वो पंडित ही बोलता था। तो मैं मतलब शुरू से मेरी इच्छा बहुत रहती थी कि मैं सांस्कृतिक आयोजन कोई भी हो उसका हिस्सा जरूर बनूं। बहुत शरारती था। इंटरवल में हम लोगों ने वो तोड़ दी थी एक बार, चेयर जो होती है। अच्छा। फिर हमें लगभग रस्टिकेट कर दिया गया था। वही था ना कि क्रांति धराका था, तो क्रांति थी। कूट के बाहर निकल रही, और कूट के ही सही हुए। सौरभ जी, इसमें चूंकि देखिए आपका जो आपने अब तक बताया वो एक ऐसे लड़के का है जो अमूमन हर घर में होता है, माँ बाप चाहते हैं आप वो पढ़िए ये पढ़िए। फिर ये बताइए कि ये क्रांति धरा का नौजवान के अंदर ये क्रांति कहाँ से फूटी कि मुझे कवि बनना है? मैं आपको बताता हूँ। मैं शुरुआत में, ये सन 91 की बात है, 90-91 की, हमारे जैन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज मेरठ की ओर आ रहे थे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा कराने के लिए। तो उनका विहार चल रहा था पैदल। अच्छा। हमारे संत पैदल चलते हैं, तो उनका पैदल विहार चल रहा था। तो समाज लेने जा रहा था उनको कुछ दूरी उनके साथ चलने के लिए, क्योंकि अकेले मुनि नहीं चल सकते। तो मैं इलाहाबाद से, उस समय का इलाहाबाद, उस समय के इलाहाबाद से कन्नौज तक मैं उनके साथ पदयात्रा की, पैदल चला। फिर वो जब मेरठ में उनका आगमन हुआ तो मैंने उनसे बहुत प्रभावित रहा मैं। तो मैं उनके लिए भजन लिखा करता था। अच्छा। मतलब मैं कोई भी चीज़ लिखता था तो ज्ञान सागर जी को समर्पित होती थी वो भजन वगैरह। तो वो भजन कब कविता हो गए और वो कब छपने लगे। हमारे स्थानीय कवि हैं श्री विजय प्रेमी जी, मेरे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र भी हैं। तो उन्होंने एक दिन वो पढ़ा एक अखबार में, जो एक स्थानीय अखबार आता था सिंगल टाइम्स करके। तो उन्होंने पढ़ा, बोले यार ये तो कविता लिखता है। मुझे ये भी नहीं पता था कि जो मैं लिखता हूँ कविता है। कविता बोलते हैं। फिर मेरे को छपास बहुत थी मन में कि मैं कोई भी चीज लिखूं तो वो छपे। तो मुझे एहसास विजय जी ने करवाया कि सौरभ जो तुम लिखते हो वो कविताएं हैं। फिर मैं, जब मेरे को लगा कि यार मैं तो कविता भी लिखने लगा, तो मैंने उसी क्षेत्र में अच्छा लिखना शुरू किया। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा था वो। तो वो क्योंकि
आदत थी लिखने की, छपने की, तो न्यूज़पेपर्स में मैं उसको भेजा करता था। एक पृष्ठ आता है आज भी, संपादकीय। संपादकीय। तो संपादकीय में मैं बहुत छपता था। अच्छा। हाँ, मतलब मेरे जो प्रशंसक थे वो वहाँ पर बहुत पढ़ा करते थे। अच्छा, शुरू से रुचि थी मेरी लिखने की। वही फिर धीरे धीरे, बल्कि मेरे पिताजी तो उस बात से बहुत नाराज थे कि इकलौता बेटा है वो भी खराब हो गया। खराब हो गया। बनिए का बच्चा तो तभी अच्छा लगता है जब कमाता रहा है। तो उनको ये लगा कि यार ये तो एक ऐसी जगह जा रहा है, क्योंकि विजय प्रेमी जी पापा के बहुत अच्छे मित्र थे और हाँ जी। प्रेमी जी ने कविता को व्यवसाय की तरह कभी नहीं लिया। बिल्कुल। तो पापा को लगा कि यार ये तो खामखा की एक चीज हो गई, और जबकि मेरी मम्मा ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। मेरी माँ मेरे को पहली बार जब हम कवि सम्मेलन में गए, तो कवि सम्मेलन में नहीं, वो पंचकलना प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा था गाजियाबाद के नजदीक, एक सूर्य नगर जगह है, तो वहाँ पर चल रहा था पूज्य गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी के सानिध्य में। तो हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, तो कभी भी बैठे हुए थे वहाँ पर महाराज जी के पास। तो मम्मी ने उनसे आग्रह किया महाराज से कि महाराज जी सौरभ भी लिखता है। तो महाराज जी ने मेरी तरफ देख करके बोला हाँ आज ये भी पढ़ेगा। तो कवियों के लिए एक आदेश हो गया कि गुरुदेव ने कहा है। तो मैं, आप विश्वास मानिए, सूर्यनगर में मैंने मंच पर पहली बार कविता पढ़ी थी, और मुझे उस हजारों की भीड़ में जो सामने कविता सुन रही थी, केवल मेरी माँ नजर आ रही थी सामने बैठी हुई, जो आज भी मेरी कविताओं के लिए सबसे बड़ा संबल है, वो मेरी माँ है। वो कविता याद है सौरभ जी? हाँ, वो ज्ञान सागर जी के लिए कुछ भजन लिखा था, जो पहली कविता थी वो तो सुनाने लायक नहीं है। पहले नहीं, तो लेकिन जो उस वक्त लिखा नहीं, उस वक्त जो आपने भजन लिखा ज्ञान सागर जी के लिए कोई जैन कविता थी, कुछ दो लाइनें। हाँ, कि ज्ञान है अनंत ज्ञान सागर सा, संत ज्ञान के हर एक अंग में सुज्ञान विद्यमान है। आप इसमें ज्ञान का अनुप्रास देखिएगा कि ज्ञान है अनंत ज्ञान सागर सा, संत ज्ञान के हर एक अंग में सुज्ञान विद्यमान है। कर्मों को नाश देते ज्ञान का प्रकाश देते, कि कर्मों को नाश देते ज्ञान का प्रकाश देते, ज्ञान रूप ले धरा पे आए चार धाम है। ज्ञान का ये रूप रंग देख मत होना दंग, नंग नंगी अवस्था, दिगंबर अवस्था, तब बोलता हूं कि ज्ञान का ये रूप रंग देख मत होना दंग, नंग अंग का ही संग देता भगवान है, कि संग संग धोलो अंग बह रही ज्ञान गंग, ज्ञान के परस में ही तेरा कल्याण है। ज्ञान क्या बात है, बहुत अच्छे सौरभ जी। मुझे एक बात बताइए जी, ये किस वक्त की बात है? ये मैंने 12th में था शायद, ये तब की बात है। 12th में नहीं होऊंगा तो और पहले की शायद 10th। तो 12th में, वो भी आप कॉमर्स से कर रहे हैं, ये कॉमर्स में कहाँ से सिखाए जाते हैं जो आप ऐसे शब्द इतने अच्छे अच्छे लेके आए आप? ये ज्ञान का बच्चा होता है, उस पर पढ़ाई का बहुत प्रेशर होता है। कॉमर्स वाले प्रेम बहुत करते हैं। और जो कविता है ना, वो प्रेम से बहुत प्रभावित रहती है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पढ़ाई का जो शैशव काल है वो प्रेम से अछूता नहीं रहा। मैंने बहुत सारी रोमांटिक कविताएं लिखी हैं उस समय। आप ये मान करके चलें कि स्थायी मंचीय कवि होने के पीछे इसमें अनामिका का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, वो कैसे कि जब पहला कवि सम्मेलन का मंच बतौर कवि मेरे को आमंत्रण मिला बड़ा गांव में, आप भी खेकड़ा से। अच्छा, वो पहला आपका वो है पहला जो बड़े गांव में आपको मौका मिला? ये कब की बात है? 2000 में जून में। अच्छा, 2000 जून में पूज्य ज्ञान सागर जी ने ही एक बहुत बड़ा आयोजन किया था बड़ा गांव में, जिसमें देश भर के कवियों को बुलाया था। तो वो पहली मीटिंग थी अनामिका से मेरी। अनामिका भी बाल कवित्री के रूप में थी और मैं भी वहां पर बाल कवि के रूप में था। क्योंकि आई थिंक आप कह रहे हैं उम्र आपकी वही 18-19 साल के करीब रही होगी। बिल्कुल। तो अच्छा क्या था कि पहली मुलाकात में ये लगा कि यार शी इज परफेक्ट फॉर मी। अनामिका, कारण ही कि 2 साल का गैप, जैन कवि कवित्री, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सब ऐसा लगा कि जैसे हम लोग तो बने ही इसलिए हैं। अच्छा, ये सिर्फ मुझे लगा। उन्हें नहीं लगा, उन्हें तो बहुत बाद में लगा। तो हुआ क्या कि मेरा एक ध्येय हो गया था कि मैं कवि सम्मेलन करूंगा तो अनामिका उसमें आएंगी, मुलाकात है ना, वरना मैं कवि सम्मेलन नहीं करूंगा तो अनामिका आएंगी नहीं। तो कवि सम्मेलन सौरभ जी, वो मैं बीच में रोकना चाहूंगा। जैसा आमतौर पर एक्चुअली वो दौर भी वो था कि जब शाहरुख खान ने हम सबको मोहब्बतें करनी सिखाई कहीं ना कहीं, तो वो कहीं था कि ये पहली नजर का प्यार है जो मैंने बोला ना कि पहली नजर का प्यार मेरी तरफ से तो वहीं से शुरू हो गया था।
अभी लेकिन हुआ क्या कि मैंने बोला कि फिर अनामिका को बुलाना हाँ, हाँ। मेरे लिए हेतु होने लगा कवि सम्मेलन का, कि मैं अच्छा, कवि अच्छा। सम्मेलन करूंगा, वो आएंगी। मैं तो अनामिका जी का घर कहाँ पड़ता है? अनामिका ललितपुर की रहने वाली हैं। अच्छा, अच्छा। झांसी से आगे एक स्थान अच्छा, है, अच्छा। ललितपुर है उत्तर प्रदेश में। हाँ, लेकिन दूर है थोड़ा दूर, मेरे ख्याल बहुत से। दूर है हाँ, हाँ, ललितपुर। हाँ। तो और वैसे कोई भी तरीका नहीं था मतलब मिल मुलाकात का, मुलाकात का, हाँ जी। केवल एक कवि सम्मेलन थे। हुँ। तो वो प्रेरणा बने कि मैं कवि सम्मेलन करूं, और फिर हाँ। मैं संयोजक बना। अरे फिर वाह! एक चोट ऐसी लगी, मैं संचालन नहीं किया करता था। तो एक मतलब अजीब सा एक वाकया मेरे जीवन में आया। बिल्कुल जानना चाहेंगे सौरभ जी। मैं ज़िक्र करता नहीं उस बात का, लेकिन हाँ, हाँ। चलिए अब आज पता नहीं क्यों खोल रहा हूँ मैं इस बात को। हाँ, हाँ। एक कार्यक्रम क्योंकि शायद मैं हमारे कार्यक्रम का नाम ही दिल से है। हाँ, तो मैं बता देता हूँ दिल से। हाँ, हाँ। क्या था कि मैं जो मेरा आरंभिक दौर था वो डॉक्टर कुमार विश्वास के संचालन में हुँ, हुँ। पल्लवित हुआ। अच्छा, अच्छा। उनकी टीम का मैं स्थायी कवि हुआ करता था उस समय। हुँ, हुँ। तो मैं कार्यक्रम किया करता था, संयोजक था मैं, क्योंकि वो मैंने बोला ना कि वैश्यों की तो ये एक बिल्कुल, प्रवृत्ति बिल्कुल। होती है, व्यवसाय व्यवसाय करना, करना और एक तरह से संयोजन हाँ, हाँ। करना। तो कुमार भैया मेरे हर कार्यक्रम में संचालन किया करते थे। मैं हुँ, आयोजित हुँ। करता था, वो संचालन किया करते थे। हुँ, मुझे हुँ। नहीं पता कि क्या कारण था। हाँ, हाँ। बड़ौत का एक कार्यक्रम था जिससे शायद कुमार भैया नाराज़ थे। अच्छा, अच्छा। लेकिन उन्होंने मुझे शेयर नहीं किया इस बात हुँ, को। हुँ। मैंने कार्यक्रम का संयोजन किया, मैंने उनको कहा, मैंने कहा भैया आपको आना है। हाँ, हाँ। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी, बोले कि मैं आऊँगा उस कार्यक्रम में। हाँ, हाँ। अब हुआ क्या कि वो मैं उनको लास्ट मोमेंट तक फ़ोन करता रहा। मैंने कहा भैया कहाँ तक आ गए? उन्होंने कहा मैं यहाँ तक आ गया। देन आफ्टर ही स्विच्ड ऑफ हिज़ फ़ोन। अच्छा, अच्छा। उन्होंने फ़ोन को बंद कर दिया। अच्छा। अब कुमार भैया उस कार्यक्रम में नहीं आए, हुँ, हुँ। और मैं संचालन जानता नहीं था कि संचालन होता होता कैसे है। कैसे है? अब टीम पूरी आ चुकी थी हुँ, और समाज पूरी इकट्ठी थी। हुँ। मैंने कहा कि सर मुझे तो आता ही नहीं, कुमार भैया आए नहीं हैं। हाँ, हाँ। आयोजकों को पता था कि वो नहीं आएँगे, कुछ ऐसा अच्छा मतलब वो उन दोनों के बीच में कुछ हुँ, ऐसा हुँ। घटना घटी होगी। हुँ। तो उन्होंने कहा कि सौरभ जी हमें नहीं पता, अब आप जानो क्या करोगे? अच्छा। वो प्रेशर मेरे ऊपर था उस कवि सम्मेलन को बचाने का। हाँ, हाँ। लेकिन आई वाज़ नॉट नोइंग कि बोलते कैसे हैं संचालन में, किसको बुलाते हैं। हाँ, हाँ। मैंने रो-रो करके वो कार्यक्रम किया, और बड़ौत वालों ने उसके बाद आज तक मुझे नहीं बुलाया। अच्छा आज तक नहीं बुलाया? बड़ौत ने नहीं बुलाया मेरे को। मतलब उनको लगा कि ये तो बेकार आदमी है, कार्यक्रम खराब कर दिया इसने हमारा। बहुत नज़दीक है बड़ौत नहीं, नहीं, हमारे। नहीं। तो फिर मतलब लेकिन कहीं न कहीं लेकिन वो आगाज़ हुआ वो हाँ, आपका एक फिर। हमारे कवि रहे डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब, हाँ जी, बड़े कवि रहे। बड़े बिल्कुल। उनकी पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं, जो मेरे लिए शायद मतलब कहते हैं ना कि कविता की प्रेरणा देने वाली पंक्तियाँ, जिन्होंने मुझे कहा कि सौरभ अब तो सीखना पड़ेगा हुँ, संचालन। हुँ, हुँ। तो वो थी कि चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, क्या बात! चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया। वाह! कि चोटों पे जो पत्थर सहन नहीं करते ना चोट, हाँ जी, हाँ जी। हथौड़ी और छेनी की, वो कभी मूर्ति नहीं बन सकते। कि चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया, और तुम ना आती तो क्यों बनाता मैं सीढ़ियां, कि तुम ना आती तो क्यों बनाता मैं सीढ़ियां, दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया। क्या बात है! दीवारों मेरी राह बहुत में आने अच्छी, का शुक्रिया। तो वो बहुत दीवारें अगर नहीं आती, हाँ, वो उस दिन चोट नहीं लगती मेरे को, हाँ, तो हाँ। मैं संचालक नहीं होता। तो कहीं न कहीं इसका श्रेय कुमार जी को भी कुमार जाता भैया है को कि 100%। नहीं आके भी हाँ, उन्होंने मतलब मैं फिर कहूँगा कि मेरे तो गुरु रहे वो, हाँ, हाँ, और हाँ। वो आज भी मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। जी, सौरभ जी अब हम आते हैं आपकी ज़िंदगी के बड़े ही खूबसूरत चैप्टर पे। जी। जैसा आपने बताया कि बड़े गाँव में मुलाकात हुई, फिर धीरे-धीरे तो ये परिणय सूत्र में बंधने का और आपको तो पहली नज़र में प्यार हुआ, हाँ, लेकिन उधर से अनामिका को नहीं कब था। आपको हाँ, फिर कैसा मैं मतलब इस पे बताऊँ कुछ आपको। एक कार्यक्रम एक्चुअली लगभग 6 साल का लव रहा हम लोगों का। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लव मेरी तरफ से रहा। अच्छा अब तक भी दो एक तरफ़ा ही था हाँ, या मतलब कहीं न नहीं, कहीं मैं बताता हूँ आपको। तो उसमें लगभग 2 ढाई साल बाद अनामिका ने हाँ, उस हाँ। मतलब 2000 में मिले थे हम, 2 ढाई साल बाद उसने थोड़ा-थोड़ा सा स्वीकार करना शुरू किया था। हुँ, हुँ, हुँ। तो हम लोग चैटिंग-वैटिंग करते थे, मोबाइल पर हाँ, बातचीत हाँ। होती रहती थी। हाँ, हाँ। तो शी लाइक्ड मी, मतलब वो मुझे पसंद करती थी उस समय। हुँ, हुँ। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक कार्यक्रम मथुरा में किया, वो भी कुमार भैया के संचालन में था, हाँ, और हाँ। संतोष आनंद जी भी उस कार्यक्रम में थे। उसमें बतौर कवित्री अनामिका थीं, और कवि के रूप में मैं भी गया हुआ था। अच्छा, अच्छा। वहाँ पर शी डिस्ड मी, मतलब एक तरीके से उन्होंने अनामिका ने कहा कि भई आज के बाद सौरभ तुम अलग, अच्छा! और मैं अलग, मैं तुम्हारे कार्यक्रम नहीं करूँगी, आज से कोई बातचीत नहीं होगी। हाँ, हाँ। पूरे रास्ते में रोता हुआ आया, अच्छा! और संतोष आनंद जी और कुमार भैया मेरे को मनाते हुए आए। हाँ, बोले हाँ। अरे कुछ नहीं होता, ये सब ऐसा-वैसा, लेकिन वो रोना लगभग 1.5 साल का विछोह हुँ, हुँ, इस हुँ। 6 साल में मैंने सहा। हुँ, हुँ। 1.5 साल हम लोगों ने आपस में बातचीत नहीं की। फिर एक कार्यक्रम हुआ बाहुबली जी में, गोमटेश्वर बाहुबली बैंगलोर के पास, हुँ, हुँ। हमारा तीर्थ क्षेत्र है। तो वहाँ पर जैन कवि एकत्र थे, तो उसमें अनामिका फिर मिली मुझे। मुलाकात हुई।
तो जैन कवि थे, तो ये हुआ कि चलो जितने भी कवि आ रहे हैं वो आसपास के तीर्थ क्षेत्रों का एक भ्रमण। भ्रमण करेंगे, यात्रा करेंगे। तो हम्म। उसमें मेरी मदर भी गई हुई थी और अनामिका की मदर भी आई हुई थी। अच्छा अच्छा तो अच्छा। दोनों माएँ मिल गई। अरे वाह। तो वो एक बड़ा सुखद अनुभव रहा और हाँ वहाँ हाँ से वो चीज़ दोबारा से शुरू हुई। हाँ हाँ। और फिर एक कार्यक्रम में मैंने अनामिका को मेरठ बुलाया, तो बाल कवि बैरागी जी जो हमारे बड़े कवि हैं, उन्होंने अनायास मंच के ऊपर जाकर के एक टिप्पणी की। बोले सौरभ मेरठ से जाता है कवि सम्मेलनों में और हाँ। अनामिका ललितपुर से आती हैं। हाँ हाँ। मैं दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि दोनों मेरठ से ही जाया करें। अरे वाह। तो ये डिस्क्लोज हो गया एकदम कि हाँ 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 हाँ। मैंने बोला ना कि उम्र में 2 साल का अंतर, एक जो जेंटल एक अंतर होना चाहिए पति बिल्कुल। पत्नी के अंदर, वो वो हाँ। अंतर और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो शायद ये कहती थी कि हम लोग तो बने ही एक दूसरे के बने। लिए। हाँ। तो फिर कब परिणय सूत्र में कब 2006 में, ये भी एक बड़ी रोचक सी बात है। फिर मैं दिल से बोल रहा हूँ क्योंकि अब समय बहुत हो चुका, तो अब डर नहीं है। तो मैं बता देता हूँ, हम लोगों ने शादी भाग के की थी। अरे क्या बात है सौरभ जी, बहुत अच्छे। मतलब भाग के बधाई दे रहे हो। ये कमल जी है ना तो नहीं 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 मैं सौरभ जी बताता कसम से, मतलब ये बात तो मतलब शायद आपके जो नजदीकी हाँ, होंगे उन लोगों को नहीं, पता नहीं, होगा, नहीं अदरवाइज पता। सार्वजनिक हाँ, पटल पे नहीं तो पता। एक्चुअली हुआ क्या हाँ कि अनामिका के जो पिताजी हैं हाँ जी। वो वकील हैं पेशे अच्छा से। अच्छा अच्छा। तो एक प्रेशर था कि किसी अधिकारी से शादी हो। हाँ हाँ। तो मुझे लगा कि यार इनसे कहेंगे मानेंगे तो है नहीं। तो मैंने इसको पटा पुटवा के मैंने कहा भाई अच्छा, मेरे पिताजी और माँ उसमें सम्मिलित थे विवाह में, सम्मिलित जो थे। हम लोगों ने पहले हाँ किया। हाँ तो हस्तनापुर में जाकर के हम लोगों ने मतलब पूरे तरीके से वहाँ हाँ पर हम हाँ। लोगों ने शादी की। उसमें अनामिका के भाई भी सम्मिलित थे अच्छा अच्छा अच्छा। और मम्मी पापा नहीं थे। हाँ हाँ। तो ये थी बात 29 सितंबर 2006 की। 2006 की। हाँ अब क्या हुआ कि जब शादी हो गई और सब कुछ फाइनल हो गया, मतलब फाइनल क्या हो गया, हम दोनों की तरफ से फाइनल हो गया। हाँ हाँ। तो ये बात हुई कि चलो एक बार मम्मी पापा से बात की जाए, इनके हम्म मम्मी पापा से। हम्म। मजे की बात की, उनसे बात की, वो तैयार हो गए। अच्छा मतलब तैयार हो गए तैयार हो पहली गए। बार में। तो ये लगा यार तो किया खामखा भागे खमा। तो बोला अगर ये पता होता कि ऐसे होना है तो फिर तो वैसे फिर ही हो जाता। रजामंदी से ही हो जाता। लेकिन हाँ फिर वो तैयार हो गए। फिर हाँ हाँ 2006 में ही हाँ 15 दिसंबर को हम लोगों ने विवाह विवाह। पारंपरिक तरीके क्या से बात है जी, विवाह किया। बहुत और एक खूबसूरत। बड़ी बात ये थी कि उस समय जो मेरा कार्ड छपा था शादी का, हाँ हाँ। उसमें उस समय के 6 बड़े कवियों की कविताएं छपी थीं कार्ड में। कार्ड में। और उन क्या लोगों ने बात। निमंत्रण दिया था कि ये हमारे कवि कुल का विवाह है, जिसमें कवि और कवित्री हाँ 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 ये दोनों, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल हिंदी में हिंदी कवि सम्मेलन के क्षेत्र में बिल्कुल ऐसा कोई और दूसरा नहीं जोड़ा है ही उदाहरण नहीं। है, ये बड़ा नहीं। उत्सव था। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरा रत जगे का संचालन कुमार भैया ने किया था। अच्छा। रत अरे जगे का वाह। संचालन कुमार हाँ भैया ने हाँ। किया था। और उसमें हम लोगों ने बहुत सेलेक्टेड लोगों को बुलाया था रत हम्म जगे में। हम्म। वो लेकिन क्योंकि वो कार्ड में सम्मिलित था, तो हाँ। उसमें इतनी भीड़ हो गई थी, लोग ये देखना चाहते थे कि कवि कविता तो सुनाते हैं ठीक है, नाचते कैसा। बहुत सारे कवि आए थे, मतलब एक बहुत बड़ा उत्सव था कवि समाज में। हाँ इनफैक्ट हाँ जब अनामिका ने पहली बार खाना बनाया था, हमारे एक परंपरा होती है हिंदुओं में बिल्कुल कि वो जो पहली शादी के रोटी बाद। जब बनाई हाँ जी जाती हाँ है, जी तो हमारे कुनबे के बड़े होने के नाते हाँ जी। सुरेंद्र शर्मा जी अरे और अरुण बहुत। जैमिनी जी, ये हाँ दोनों जी लोग घर पर आए थे हाँ हाँ। और उन्होंने पहली रोटी क्या चखी थी। बात है, बहुत खूबसूरत। मैंने कहा ना कि बड़ा प्यार हम लोगों को मिला। सौरभ जी अभी परिवार में कौन कौन है आपके? अब मम्मी पापा के पास हम लोग रहते हैं दोनों के। हाँ जी और अनामिका मेरी वाइफ है हाँ जी। और मेरे 2 बेटे हैं बड़े प्यारे प्यारे से, अच्छा अच्छा। काव्य और ग्रंथ। तो वो कितने बड़े बड़े हैं क्या? एक 7th में है, एक 6th में है हम्म। और दोनों बहुत प्रतिभाशाली हैं। नहीं नहीं चलिए। अच्छा सौरभ जी ऐसा ना मतलब अक्सर जैसे कुछ लोग हंसी मजाक करते हैं, हाँ, हाँ। तो दर्शकों के मन में कभी रहता है कि भाई ये अपनी पत्नी को कैसे मनाते होंगे देखिए मतलब। अनामिका तो मुझे अपनी कविताओं से मना लेती अच्छा हैं। वो आपको कविता हाँ, से। हाँ वो श्रृंगार की बहुत अच्छी कवित्री बिल्कुल हैं। बिल्कुल, तो इसमें तो कोई दो राय हाँ, नहीं। तो हाँ वो अगर कोई भी बात होती है तो वो एक बड़ा प्यारा सा मुक्तक लिखकर टेप देती है और मैं समझ जाता हूँ कि मैंने कहा चलो हो गया। आप मेरे को गुस्सा आता ही नहीं। तो मेरा तो गुस्सा खुद ही, मतलब मैंने बोला ना कि अनामिका मना लेती है मुझे। अच्छा अच्छा और अच्छा अगर मुझे मनाना होता तो मैं तो वैसे ही मना लेता हूँ। मैंने कहा अच्छा मान जा अच्छा। भाई। हाँ सही बात है, खाना कौन बनाएगा वरना। अभी हम आपसे कुछ छोटे सवाल पूछते हैं हाँ जिनके प्लीज जवाब प्लीज बड़े प्लीज छोटे हैं, प्लीज। क्योंकि हमारे दर्शक भी जी जानना जी जी चाहते हैं जी आपके, जी क्योंकि अभी तक तो हमने पूरा आपके बारे में जाना। डेफिनेटली। आप ये बताइए कि आप वैसे तो जैन समाज के बड़े अच्छे आप अनुयायी हैं ही,
मतलब भगवान में आस्था है बहुत आपकी? आस्था है, बहुत आस्था है मेरी। हम्म, मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से मानता भी हूँ और कहता भी हूँ। देखिए, पहली बात तो ये जो जैन धर्म है, इसको हम्म, ये मानने वाले लोग ये माना जाता है कि ये एक अलग धर्म है। हम्म, ये अलग धर्म नहीं है। अगर इसको गौर से देखेंगे तो हमारे जो 24 तीर्थंकर हैं, उसमें क्षत्रिय अमूमन तो क्षत्रिय रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ यदुवंशी रहे हैं, हमारे भगवान हम्म, नेमिनाथ यादव रहे हैं। हम्म, तो जाति से जैन नहीं, जाति हम्म, हिंदू ही है, हम्म, लेकिन उसका एक छना हुआ भाग, क्षणारू, जैसे बिल्कुल सिख धर्म है, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही जैन धर्म है, उसकी छनी हुई अवस्था। यानी हाँ कि वैराग्य जिसके अंदर आ जाए, हाँ विरक्ति की भावना जिसके अंदर आ जाए, तो वो अवस्था जैन है। बिल्कुल। जैन धर्म अलग नहीं है। दूसरा, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मुझे त्याग का एक जो पराकाष्ठा वाला धर्म है, वो मुझे मिला। मैं उसका पूर्णतः अनुयायी भी हूँ, और मैं ये भी चाहूँगा कि जब तक जन्म लेता रहूँ, तब तक हिंदू धर्म में पैदा होकर जैन धर्म का अंगीकार करता रहूँ, क्या मानता रहूँ। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। सौरभ जी, अमूमन ना आप स्टेज परफॉर्मर हैं और पब्लिक पर्सनैलिटी हैं आप, जी। तो ड्रेस बहुत सारी होंगी आपके पास, लेकिन आपकी पसंदीदा क्या है? मैं क्योंकि मंचों पर अमूमन कुर्ता पजामा पसंद करता हूँ, प्रेफर। अब Prefer। सर्दियों में तो कोट ही पहनना पड़ता है, हाँ हाँ हाँ। लेकिन जो प्रेफर्ड ड्रेस है मेरी, वो आपकी कुर्ता पजामा। पसंदीदा अच्छा, एक आपकी। और चीज़ मैं बताऊँ, हाँ मैंने हाँ। इस चीज़ का एक ट्रेंड सेट किया। अच्छा आप कभी भी आप देखेंगे उठा करके, कभी आपको कोई मिलेगा ही नहीं जो मैं कपड़े पहनता हूँ उस अच्छा, जो तरीके अलग में। से हाँ, एक अलग यूनिक स्टाइल। मेरा क्या है कि मेरा कपड़े यानी जैकेट, हम्म, कुर्ता और पजामा, हम्म। ये तीनों एक ही रंग के, एक ही कपड़े के बने अच्छा, होते हैं। हमेशा मैचिंग का ही हमेशा होता है। मैचिंग के मिलेंगे आपको। नहीं नहीं, मैंने देखा भी है आपके काफी वीडियो में, जी। तो कलेक्शन तो काफी खट्टा हो गया बहुत, बहुत, बहुत है, बहुत है। होगा। फिर मैं एक और बात बताऊँ, पहले मैं बहुत मोटा था, अच्छा। तो वो मोटे वाले कपड़े भी रखे हैं। अभी मैं बहुत पतला हो गया था, तो उसके भी रखे हैं, और अभी मैं जहाँ पर हूँ वहाँ के भी हैं। मुझे लगता है एक बहुत है। इंटरव्यू तो इस वजह से आगे बनता है कि भाई बताइए कि कैसे आपने वजन कम किया, अरे, अरे, आजकल अरे, अरे, दुखते रह गए। पर अरे! चलिए, मैं अगले सवाल पे जी, आऊंगा। जी। सौरभ जी, हमारी जो जनरेशन है, लगभग 80s के जो जन्म में है, और फिर वो ऐसे हैं कि हमारे जीवन में ना फिल्मों का बहुत प्रभाव रहा है। हुँ। तो आपकी कोई फेवरेट फिल्म रही है? हाँ, मेरी 2 पिक्चरें मेरे को बहुत पसंद हैं। कौन कौन सी? एक तो शोले, शोले, हाँ जी। और एक डीडीएलजे, मतलब दिल दिल वाले दुल्हनिया ले हाँ, ये जाएंगे। दोनों मूवीज़ मेरी पसंदीदा हैं। हाँ। और सिलसिला जो है सिलसिला, वो भी मुझे हाँ बहुत पसंद है, लेकिन मतलब शोले नंबर 1 पर है, हाँ हाँ। और डीडीएलजे नंबर 2 पर। मेरे को नंबर एक। बहुत पसंद है दोनों पिक्चर्स। पसंदीदा एक्टर? अमिताभ जी। अमिताभ जी, इसमें तो कोई दो राय आई थिंक अमिताभ नहीं जी, होती। मतलब हाँ नो डाउट। हाँ। तो ये जो वीर रस आपके अंदर कूट कूट के भरा, जो एंग्री यंग एंग्री यंग मैन। मैन। अमिताभ जी, और एक्ट्रेसेस में मुझे 2 बहुत पसंद रही हैं। कौन एक कौन? तो रेखा जी, हाँ मतलब हाँ, मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ रेखा रेखा जी जी का। का, हाँ हाँ। और एक श्रीदेवी। श्रीदेवी जी। सौरभ जी, जैसे आप कविता करते हैं और अमूमन कविता से ही जुड़ा हुआ फील्ड रहता हुँ, है गाने का, हुँ। तो कभी गाने का भी शौक रहा है आपको? नहीं, मेरा आवाज़ बहुत खराब है एक्चुअली। मैं ये जब भी आप कह रहे हैं? हाँ, मैं जब भी गाना गाता हूँ, अनामिका कहती है, "प्लीज़ तुम चुप हो अच्छा। जाओ।" नहीं, तो फिर भी ऐसा कोई फिल्मी गाना जो हाँ, पसंदीदा मुझे रहा बहुत हो? पसंद है, मेरे को सैड सॉन्ग्स बहुत पसंद है। हाँ हाँ। इनफैक्ट मैं गुनगुनाता रहता हूँ पत्थर के सनम, रफ़ी जी के जितने भी गीत हैं, गीत है, वो हाँ। सब मुझे सैड सॉन्ग्स, हम्म। वो मुझे इतने पसंद हैं। हम्म। कभी भी मेरे को बहुत इसमें प्रशंसा भी मिलती है। मेरी अमूमन अगर आप रील्स देखेंगे हाँ हाँ। या स्टोरीज़ देखेंगे फ़ेसबुक वगैरह पर या इंस्टा पर, हम्म। तो मैं अमूमन पुराने सैड सॉन्ग्स ही लगाता हूँ। तो कई बार लोग कहते हैं, भाई साहब कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? तो ऐसा नहीं है, अगर आज आप लोग सुन रहे होंगे तो मैं बता दूं कि मुझे पसंद है, इसलिए लगाता हूँ। सौरभ जी, अब इसी से मिलता जुलता मेरा जी, अगला सवाल आपसे है जी। कि आप कवि रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई पर्सनैलिटी ऐसी होती है जिसको हम बचपन से देखते हैं और उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। तो कोई कवि ऐसे हैं जिनसे आप बचपन से प्रभावित रहे हों? तो डॉक्टर कुमार विश्वास, कुमार मैंने विश्वास। पहले भी बोला, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो न केवल मेरी प्रेरणा रहे, हाँ उनसे मैंने सीखा बहुत। उन्होंने हाँ मेरे को, पहले मैं वीर रस जो अपना लिखा करता था, जो कविताएं लिखता था, हाँ उन पर आत्ममुग्ध बहुत था। बिल्कुल। तो जब मैं उनको सुनाता था, तो वो वीर रस की जगह ना, मतलब ऐसा महसूस होता था जैसे कि कोई गीत सा गा रहा हूँ। अच्छा अच्छा तो अच्छा। उन्होंने बताया कि सौरभ, इसके अंदर अगर आपको भाव नहीं आएंगे आपके, तो हाँ। सामने वाला प्रभावित नहीं होगा। बिल्कुल। तो बेसिकली वो मेरे अध्यापक भी रहे, हाँ हाँ। और आज भी वो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। सबसे बिल्कुल बिल्कुल, नहीं अच्छा है। और अभी इसी से, क्योंकि हमारे दर्शकों को पता ही होगा कि इसी दिसंबर, पिछले साल दिसंबर में हमारे
सौरभ जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। हाँ, 6 तो दिसंबर कोई राजनेता ऐसे रहे हैं जिनसे आप प्रभावित रहे हों? मैं अटल जी से बहुत प्रभावित रहा। बिल्कुल। अटल जी एक तो खुद कवि थे, हाँ हाँ। और दूसरा जितना सुलझी हुई राजनीति अटल जी की थी वो आज की तारीख में होना बड़ा मुश्किल है। फिर उसके बाद माननीय मोदी जी और योगी जी, तो ये तो इन्होंने तो मतलब जैसे कहना चाहिए कि स्वप्न जरूर अटल जी ने देखा, लेकिन उसको साकार करने वाले ये लोग दो हैं। हम लोगों ने बहुत परिवर्तन देखे हैं अपने यहाँ। सौरभ जी, आप ट्रैवल बहुत करते होंगे, तो आमतौर पर घर में जो खाना पीना रहता है तो हमेशा कैसे करते हैं, मतलब खाने के साथ? मैं आपको बताता हूँ, ये सब ना धार्मिक परिवार होने की वजह से या संस्कारों की वजह से आप ये कह सकते हैं। आज भी अगर मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो अनामिका बहुत देश की बड़ी कवित्री हैं, बहुत व्यस्त हैं, मुझसे भी ज्यादा व्यस्त हैं, बावजूद उसके वो खाना पैक करके देती हैं, पैक करके देती हैं। क्या बात जितना संभव हो घर का खाओ। फिर अगर भाई बाहर जाकर के खाना पड़ रहा है तो बात अलग है, लेकिन आज भी वो पहले माँ दिया करती थी और अब अनामिका दिया करती है। तो असलियत ये है कि वो अपना भी खान पान उनका बहुत स्ट्रिक्ट है। वो गेहूं छोड़े हुए हैं, उन्होंने त्याग किया हुआ गेहूं का। तो आप ये समझिए कि गेहूं छोड़ दिया तो गेहूं से बनी हुई चाहे मैदा हो चाहे कुछ, सब कुछ छूट गया, सब कुछ छूट गया, क्या खाएं? तो वो तो घर से ही बना करके लेकर के जाते हैं। तो आमतौर पर मतलब जो घर का खाना है वो ही हमेशा आपका पसंदीदा रहा है। इससे पहले कि हम ये कुछ अनकही सेगमेंट अपना समाप्त करें, मैं चाहूंगा सौरभ जी, एक कविता है बड़ी अच्छी, वंदे मातरम, आप अगर उसका मेरी पसंदीदा कविता बिल्कुल है। बिल्कुल। और मैं बल्कि ये भी कहूँगा कि शायद ये मेरी पहली कविता है जिससे मुझे मंचों पर स्थापना मिली। हाँ, इसकी तरन्नुम बिल्कुल अलग है, कहीं किसी कवि से मैच नहीं करती। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है एक वीर रस के कवि के लिए कि वो अपने धुन में कविता कहे। तो मैं इसका एक पहला बंदा आपको सुना देता हूँ कि मजहबी कागजों पे नया शोध देखिए, मजहबी कागजों पे नया शोध देखिए, वंदे मातरम का होता विरोध देखिए, देखिए जरा ये नई भाषाओं का व्याकरण, भारती के अपने ही बेटों का ये आचरण। वंदे मातरम नहीं विषय है विवाद का, मजहबी द्वेष का ना उछे उन्माद का। वंदे मातरम पे ये कैसा प्रश्न चिन्ह है, वंदे मातरम पे ये कैसा प्रश्न चिन्ह है। माँ को मान देने में औलाद कैसे खिन्न है, माँ को मान देने में औलाद कैसे खिन्न है। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे सौरभ जी। तो दर्शकों, ये था हमारा पहला सेगमेंट कुछ अनकही, और आइए अब प्रवेश करते हैं अपने दूसरे सेगमेंट, यानी आपके सवालों का सेगमेंट, जनता जानना चाहती है। सौरभ जी, हमारा दूसरा सेगमेंट है जनता जानना चाहती है। दरअसल जब हम आपके पास आए तो मैंने अपने जो इस फील्ड से जानने वाले या काफी लोगों से सवाल किया कि भाई हम सौरभ जी के पास जा रहे हैं, तो उनके कुछ सवाल हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप उनके सवालों का जवाब दें। जनता जाने जनता जानना चाहती है। तो सबसे पहले जो हमारे एक दर्शक हैं, अंजलि शर्मा है खेकड़ा से। जी। उनका सवाल है कि कवि बनने के सफर में सबसे ज्यादा जो अड़चने आप महसूस करते हैं, एक कोई भी हो, क्योंकि हम जिस तरह का हमारा परिवेश है पारिवारिक, क्या अड़चने क्या रहती हैं सब? मैं आपके लिए क्या रही? हाँ, अभी तो बहुत सहज हो गया है। हम अपनी प्रस्तुति, अगर हमें कोई भी नहीं बुला रहा तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से उसको शेयर कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग मंचों पर आए थे उस समय केवल एक तरीका था मंच पर आने का, और वो ये था कि अपने बड़े कवियों के पैर छुओ। वो आपको मौका देंगे तब आप पढ़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ पाएंगे। तो आज में और उस समय में बहुत बड़ा अंतर था। अच्छा, एक और कारण था कि जो स्टेज पर जमे हुए कवि हैं उनका एक दायरा होता है। अब वो ये क्यों चाहेंगे, इट्स अ वेरी बिग बिजनेस, बड़ा ह्यूज बिजनेस है, एक बड़ा व्यवसाय है। तो कोई भी क्यों चाहेगा कि भाई उसकी गद्दी पर कोई और आके बैठे। बिल्कुल। तो एक प्रतिद्वंदिता जो होती थी, एक प्रतिस्पर्धा जो होती थी, वो आज बहुत कम है अपेक्षाकृत उस समय के। बिल्कुल, हम लोगों ने बहुत साथ। सौरभ जी, हमारा एक अगला सवाल है, नासिक से हैं हमारे एक दर्शक विजय पांडे जी। इनका सवाल है कि एक ही प्रोफेशन का जीवन साथी होने के
फायदे ज्यादा हैं या नुकसान ज्यादा है? क्या नाम बताया आपने? विजय पांडे जी हैं नासिक से। तो विजय जी, ये इसके दोनों आयाम, हाँ मैं कह सकता हूँ कि दोनों आयाम हैं इस चीज के। हाँ हाँ इसके बहुत सारे लाभ भी हैं। हाँ। जब मैं पहली कविता लिखता हूँ या अनामिका पहली कविता लिखती हैं तो उनका श्रोता उनके घर में होता है। तो हम एक दूसरे को न केवल चेक करवाते हैं, सुनवा करके भाव देख लेते हैं कि कैसे हैं, क्या है, दोनों को कविता की समझ है, एक ही प्रोफेशन की समझ है, तो उस चीज का बड़ा फर्क पड़ता है। नुकसान ये होता है कि जब हम लोग बाहर जाते हैं तो हमारे बच्चों ने सबसे ज्यादा सरवाइव किया है। बिल्कुल, हम दोनों बिल्कुल एक ही रात एक ही मंच पर होते हैं, तब वो रात हमारे बच्चे अकेले होते हैं। जिन परिवारों में पिता कवि हैं तो उनमें माँ बच्चों के साथ रहती है, जिनमें माँ कवि है तो पिता अपने बच्चों के साथ रहता है। हम लोगों से ज्यादा सरवाइव हमारी फैमिली ने किया जब हम दोनों लोग बाहर होते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा पहलू है कि शायद ही कोई से देखता होगा। नहीं, कि कोई नहीं देखता। लोग चमक देखते हैं, लोग सितारों को देखते हैं। वो कहीं बशीर साहब का एक शेर है, बड़ा गजब का शेर है, वो मुझे अमूमन याद आ जाता है कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, और ये फूल क्या मुझे विरासत में मिले हैं, ये जो नाम, ये शोहरत, ये फूल क्या मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। क्या बात, बहुत खूबसूरत। और आई थिंक विजय पांडे जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सौरभ जी, हमारे एक अगले दर्शक हैं, फरीदाबाद से हैं, गोपाल शर्मा जी हैं। ये कहते हैं कि आपकी बड़ी मशहूर कविता है एक बार फिर से सुभाष चाहिए। तो एक तो वो जानना चाहते हैं कि ये रचना दिमाग में क्यों आई, और वो चाहते हैं कि इसका मुखड़ा एक बार आप दर्शकों मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये कविता शोध की कविता है। इस कविता को लिखने के लिए लगभग 6 महीने मैंने नेताजी को पढ़ा, नेताजी को ढूंढा कि नेताजी क्या थे, नेताजी ने करा क्या था। नेता नाम अगर आज किसी के आगे लग जाए तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचारी जरूर होगा, छलने वाला जरूर होगा, नेता कलंकित नाम हो गया। बिल्कुल। लेकिन उस समय वो, जब आज भी हम लोग नेताजी बोलते हैं तो दिमाग में सबसे पहले सुभाष जी आते हैं। नेताजी की मतलब श्रद्धा आती है कि हाँ, एक व्यक्ति ऐसा जिसने अपना सर्वस्व इस पृथ्वी को, इस देश को न्यौछावर कर दिया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इस कविता के जितने बंद हैं इससे कहीं ज्यादा बंद तो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिए। अच्छा। इस कविता को इतना लिखा, 6 महीने की कविता थी मेरी, तो उसमें इतने सारे बंद मैंने लिखे थे कि नहीं समझ में आता था, मैं फाड़ देता था। मेरे को लगा कि कविता भी नेताजी के लेवल की होनी चाहिए। तो आज पूरे देश में नेताजी के ऊपर लिखी हुई कविताओं में शायद मेरी कविता को सर्वाधिक स्नेह मिला है कि घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, छाया पतझड़ मधुमास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है। इसका कविता का मुखड़ा, कविता बहुत लंबी है, आप कभी भी चैनल पर जाकर के कभी भी इसको सुन लीजिए। नहीं, बहुत खूबसूरत। और हमारा अंतिम सवाल जो जनता जानना चाहती है, ये लखनऊ से है, निहारिका जी हैं हमारी दर्शक। इन्होंने कहा है कि आप एक बड़े सफल कवि रहे, फिर कवियत्री के पति भी आप एक सक्सेसफुल, आपकी अभी तक शादी को जितने साल हुए हैं, और फिर आपने भगवान की दुआ से अभी राजनीति में प्रवेश किया है। उनका कहना है कि आपकी आगे की भविष्य की योजनाएं, आप क्या मानते हैं कि आगे इस तरह का? भविष्य में मैं कोई भी निर्धारण नहीं कर सकता, भविष्य की जो बागडोर है वो उसके हाथ में है। वर्तमान में काम करने की इच्छा मेरी है, मैंने हमेशा वर्तमान को जिया है। वो व्यक्ति रुकना नहीं चाहिए, हर पल उसको बढ़ना चाहिए, आगे की तरफ अग्रसित होना चाहिए। एक पड़ाव पार किया तो दूसरा, दूसरा पार किया तो तीसरा, ये एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आप कभी रुक गए तो फिर वो ठहराव आ जाएगा। तो मैं पड़ाव की तरफ नहीं, मंजिल जहां पर होगी वहां तक बस बढ़ रहा हूं, जहां तक ले जाएंगे भगवान वहां तक। चलिए, हमारी और हमारे सारे दर्शकों की शुभकामनाएं आपके साथ में है। तो सौरभ जी, ये था हमारा दूसरा राउंड, और अब हम प्रवेश करते हैं अपने तीसरे और सबसे मजेदार राउंड, रैपिड फायर राउंड में। तो दर्शकों, हमारा तीसरा राउंड रैपिड फायर राउंड। सौरभ जी, इसमें हम आपसे 10 सवाल पूछेंगे। आप उसका चाहे तो आप सवाल का जवाब दे सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, टाल भी सकते हैं।
लेकिन आपको जल्दी देना है, ज्यादा सोचना विचारना नहीं है। दूसरा, अगर आप हमारे 10 में से 6 सवालों के जवाब देंगे तो हमारी तरफ से ये गिफ्ट आपके लिए है। तो देखते हैं, आपने चैलेंजिंग राउंड, हाँ चैलेंजिंग राउंड है तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा है कि आपको अपनी पहली वो परफॉर्मेंस बतानी है जिसके आपको पैसे मिले, मतलब परफॉर्म करने के। बड़ा गांव में जब मैं आमंत्रित किया गया, देश भर के कवियों को बुलाया गया, तो उसमें मैं गया था और मुझे आने जाने के 300 रुपए मिले। पारिश्रमिक था मेरा 300 रुपए। तो वो मेरे लिए आज भी बहुत बड़ी बात है, और उसमें जो मोमेंटो मिला था, आज भी मेरे जो मतलब वार्डरोब है उसमें सबसे ऊपर वो लगा हुआ है। वो मेरी पहली कमाई थी। और मेरे ख्याल से उसी में जो आपको अनामिका जी मिली, उससे बड़ा तो तोहफा नहीं हो सकता। बहुत खूबसूरत। अच्छा, सबसे पहले आजकल हम इस टेक्नोलॉजी के हैं जहां हम लोगों ने मतलब बहुत सारे परिवर्तन देखे हैं। आपको याद है कि आपने पहला मोबाइल कौन सा खरीदा था? हाँ, एक्चुअली क्या था कि मेरे सीनियर कवि डॉक्टर हरिओम पमार जी, हाँ जी, एक कार्यक्रम में वो मेरे साथ, मतलब मैं उनके साथ गया था। हाँ। तो उनके पास सोनी का J6 मोबाइल था। अच्छा। बड़ा स्लीक सा मोबाइल आता था। उस समय का अल्टीमेट मोबाइल था J6। तो किसी कारण से उन्होंने ना वो मेरे को निकाल करके दे दिया था कि तुम साथ में हो तो नहीं, कि तुम रखो इसको। अब मतलब जैसे एक छोटे बच्चे को देते हैं, साथ साथ चल रहा है तो चल, लंगेटा टाइप। मैंने वो वाला मोबाइल लिया। अब मेरे को ये लगा कि यार ये तो मेरे पास भी होना चाहिए। अच्छा, तो इट वाज माय फर्स्ट मोबाइल। मैंने उसको परचेज किया था सेकंड हैंड। तो J6 कितने में? कुछ 6,000 रुपए। 6,000 रुपए। मेरे ख्याल से बात होगी, ये बात होगी लगभग 2001 या 2000। हाँ, दो की शायद बात होगी। बिल्कुल। तो वो मेरा पहला मोबाइल था जब मैंने लिया था सेकंड हैंड। और 6,000 रुपए मेरे कितने कवि सम्मेलनों की वो पूंजी इकट्ठी की हुई थी जिससे मैंने वो लिया था। सौरभ जी से एक सवाल, क्योंकि जैसे अभी ये आपने बात की है, आप हमें ये बताइए, आपने अनामिका जी को सबसे पहला तोहफा क्या दिया था? याद है आपको? हाँ। क्या? अनामिका को मैंने एक ना कीरिंग आता था। हाँ। वो 2 कीरिंग्स का एक सेट था, हार्ट बना हुआ था। अच्छा। मैग्नेट से वो दोनों हार्ट्स आपस में चिपक जाते थे तो वो एक हार्ट हो जाता था। अदरवाइज वो हाफ हाफ रहते थे। अच्छा। तो वो मेरा पहला गिफ्ट था। अरे वाह, क्या बात! मतलब सौरभ जी पूरे फिल्मी रहे हैं। देखिए, और अच्छी बात है कि याद है। मैं एक बात कहूं, वीर रस का कवि होने का आशय ये नहीं है कि आप श्रृंगार पढ़ भी नहीं सकते। सौरभ जी, आपसे चौथा सवाल जी। कोई एक ऐसी गलती जो आपने की और उसका आपको आज तक मतलब जीवन भर मलाल है कि मेरे से ये गलती हुई, कोई ऐसी है गलती? हाँ, देखिए, गलतियां बहुत सारी व्यक्ति करता है। हाँ। लेकिन कभी कभी कोई गलती ऐसी होती है जो पकड़ी जाती है। तो पकड़ने का डर जो था वो मैं गलती तो नहीं बताऊंगा कि क्या थी। अच्छा। लेकिन हाँ, असलियत ये है कि मलाल है मुझे कि मेरे से गलती हुई। आपसे अगला सवाल। जी। अभी तक का आपका, इतने कवि सम्मेलन किए आपने, एक से अच्छा एक्सपीरियंस आपको रहा। आपसे सवाल ये है कि अब तक का सबसे बुरा अनुभव जिस कवि सम्मेलन में रहा वो याद है? देखिए, जमना हूट होना है, बड़ी आसान सी बातें हैं। कौन सा? जमना या हूट होना। हाँ, मतलब हूटिंग होना। बिल्कुल। भगवान की बड़ी अनुकंपा रही, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कभी। लेकिन एक सरधना का एक कार्यक्रम मुझे याद है। अच्छा। सरधना के जो लोग होते हैं बड़े हाजिर जवाबी होते हैं। इतना मुझे पता नहीं था उस समय। तो क्या हुआ कि मेरी अमूमन एक आदत है कि मैं अगर कोई ताली नहीं बजा रहा होता तो मैं उसको खड़ा कर देता हूँ। तो मैं पूछता हूँ, भाई साहब आप ताली नहीं बजा रहे हैं। तो क्या होता है कि वो एक माहौल क्रिएट हो जाता है, लोग हंसते हैं, ताली वाले वो भी बजाने लगता है शर्म में। हाँ भाई साहब। तो एक मतलब मेरा एक पेट तरीका है। सरधने में मैंने प्रयोग किया। मैंने कहा, एक आदमी को खड़ा किया, मैंने, भाई साहब 1 मिनट खड़े हो। वो खड़ा हो गया, बोला हाँ जी। मैंने कहा, आप ताली नहीं बजा रहे। बोला, तू भी तो कुछ ढंग का नहीं सुना रहा। अब इस जवाब की ना तो मुझे उम्मीद थी। सौरभ जी, आप ना 5 सवालों के बड़े खूबसूरती के साथ आपने जवाब दिए। अब तक हमने आपकी याददाश्त चेक करी। अब हम कोशिश करेंगे कि हम आपको असमंजस की स्थिति में डालें। अरे। ठीक है, तो देखते हैं आप उससे पार पाते हैं या नहीं। जी। आपके छठा सवाल है आपसे कि क्या भविष्य में चुनाव लड़ने की इच्छा है? नहीं, मेरा बड़ा स्पष्ट सा मतलब कहना चाहिए लक्ष्य ये है कि जो चीज़
संगठन निर्धारित करेगा। अगर वो ये चाहता है कि सौरभ चुनाव लड़े तो सौरभ चुनाव भी लड़ेगा। अच्छा। अगर वो ये चाहता है कि सौरभ प्रचार करे तो सौरभ प्रचार भी करेगा। और अगर संगठन ये चाहता है कि सौरभ कुछ ना करे तो सौरभ कुछ नहीं करेगा। मैं बड़ा स्पष्टवादी हूँ इस चीज में। इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर आपने समर्पण दिया, मेरा समर्पण 100% मोदी जी और योगी जी के साथ है, तो बस वो है। चलिए, बहुत सौरभ जी, इनाम तो आपका हो गया, लेकिन हम 4 सवाल और जानना चाहेंगे। तो पहले मैं ले ही लूं। 7वां सवाल जी। अभी कुमार विश्वास जी का काफी जिक्र आया है और वो आपके मेंटोर हैं, तो हम इस सवाल से कुमार विश्वास जी को अलग रखते हैं। ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है इसका जवाब वही होगा। ठीक है। आपको ये बताना है कि जितने भी कवियों के साथ आप परफॉर्म किया है, आपने कवि सम्मेलन मतलब स्टेज शेयर किया है, सबसे अधिक मजा आपको किसके साथ, आनंद किसके साथ आया है? कुमार विश्वास जी को छोड़ अलग रख देते हैं। हाँ जी। मैं कविताओं की दृष्टि से मुझे डॉक्टर हरिओम पंवार जी की कविताएं बहुत पसंद हैं, और निश्चित तौर पर मैं उनको सुनता हूँ, वो मेरी प्रेरणा भी है। मैं उनसे सीखता हूँ कि कैसे कविताएं बोलनी चाहिए, किस ढेठ के साथ बोलनी चाहिए, और सत्य को कैसे प्रस्तुत करना चाहिए। तो ही इज माय मेंटर। बहुत खूबसूरत। सौरभ जी, आपसे 8वां सवाल है कि अभी तक भगवान की ऐसी आप पे अनुकंपा रही है, आई थिंक, जो भी आपने सपने देखे हैं वो उन पे बिल्कुल सच हुए हैं। कोई एक ऐसा है जो अभी तक अधूरा है? कोई सपना एक ऐसा कोई सपना मेरा नहीं है। मैं हाँ, लेकिन ये तो वो व्यक्ति पत्थर होता है जो कल्पनाओं में नहीं जीता है या जो नहीं सोचता। तो निश्चित तौर पर प्रतिपल जीने की इच्छा का एक स्वप्न है कि मैं हर एक क्षण को जीऊं। ऐसा सपना नहीं है कि कोई मतलब बहुत बड़ी चीजें सोची हों। जो है मैं इसमें परफेक्ट रहूं, इसमें मतलब जीने का। चलिए, बहुत अच्छे। आपसे 9वां सवाल एक है मेरा, सौरभ जी। आप जैसे आप भी कभी नए रहे होंगे, आपको पुराने कवियों ने प्रोत्साहन किया। आज के टाइम में कोई ऐसा कवि है जिससे आप काफी प्रभावित हैं और जिसका उज्जवल भविष्य देखते हैं? डेफिनेटली। कौन है? हमारे मेरठ के 2 कवि हैं, नवोदित कवि हैं, और ये कहूँगा कि बहुत अच्छे कवि हैं। एक प्रिय वेद ठाकुर और एक नीतीश राजपूत। नीतीश बहुत अच्छे गीतकार हैं और वेद बहुत अच्छे वीर रस के कवि हैं। कई बार तो वेद को जब मैं सुनता हूं तो मुझे लगता है कि इतनी ऊर्जा काश मेरे पास भी होती जितनी उसके पास है। मैं बहुत प्रभावित हूं दोनों से। आप भी कभी सुनेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सौरभ जी, बड़ी ही खूबसूरती के साथ आप जवाब दे रहे हैं। मैं सोच रहा हूं तो क्या आपको ऊपर चलिए, आपसे अंतिम सवाल। और तो आज के कार्यक्रम का अंतिम सारे लोग हमारे साथ जानना चाहेंगे और मैं भी एक्चुअली जानना चाहूंगा, मेरठ में वो कौन सी ऐसी जगह है जहां पे आप अनामिका जी के साथ अक्सर, मतलब आप दोनों की फेवरेट जो जगह है, मेरठ में कोई है ऐसी जगह? अनामिका तो मंदिर ही जाती है जी से। घूमने का बहुत कम शौक है अनामिका को। वो अगर जैसे हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो बाहर जाने के बाद कई बार अगर आप भी जाओगी कहीं तो ये रहता है कि जो सिटी की महत्वपूर्ण जगह है वो घूम ले, चाहे वो किला हो, कोई ऐतिहासिक जगह हो। अनामिका का मन रहता है कि मैं जाके सो जाऊं। अच्छा। और मैं वहां जाकर के भी अकेले घूम के आता हूँ कि चलो ये घुमाओ। लेकिन हाँ, अनामिका के साथ मेरे को उसका साथ ही बहुत पसंद है। तो जिस भी जगह जाते हैं बस हम लोग उस साथ को एंजॉय करते हैं। तो नहीं कोई पर्टिकुलर जगह? हाँ, मेरा कालीपलटन का मंदिर, कल हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पर आए थे औगरनाथ मंदिर में, उसके दर्शन किए। वो मुझे बहुत प्रिय है। मतलब जब भी कोई व्यक्ति बाहर से भी आता है तो भी मेरा एक हेतु ये रहता है कि मैं इसको इसलिए दिखाऊं क्योंकि हमारी क्रांति धरा, इसका नाम क्रांति धरा इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पर कालीपलटन यानी कि जो कालीपलटन यानी ब्लैक आर्मी, गोरे लोगों के विरुद्ध पहली बार जो खड़ी हुई थी वो ब्लैक आर्मी कालीपलटन। तो उस मंदिर का, बाबा औगरनाथ का वो मंदिर है, भोलेनाथ का, वो मंदिर इसलिए उसका नाम कालीपलटन पड़ा क्योंकि युद्ध की शुरुआत वहां से हुई थी। बिल्कुल। तो मेरा मन रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय अपने उस क्षेत्र में दूं। चलिए सौरभ जी, बहुत अच्छा और बड़ा मजा आया। और ये हमारी तरफ से 10 के 10 सुना। 10 के 10 बिल्कुल। और ये हमारी तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो दर्शकों, ये था हमारा कार्यक्रम दिल से विद कमल। हमने पूरी कोशिश की कि हम सौरभ जी के साथ दिल से सवाल करें और मुझे लगता है अब कोई कसर नहीं छोड़ी आपने सौरभ जी कि दिल से ना जवाब दिए हो। अंत में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? कुछ बस यही कहना चाहूंगा कि अपने जीवन का कोई भी लक्ष्य
ये सोच करके मत उसकी तरफ बढ़ना कि मुझे हर हाल में पाना है। हाँ, उसकी तरफ अनवरत सोच लेकर के कि मुझे इसकी तरफ बढ़ना है, तब आप लोग बढ़ेंगे तो सफर का भी मजा आएगा, जो उस लक्ष्य तक, जो उस मंजिल तक आपको लेकर के जाएगा। चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सौरभ जी के साथ दिल से विद कमल बड़ा पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर किसी महान हस्ती से हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।